एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद के जो लेखक है उनका परिचय पढ़ा था और पाठ परिचय भी पढ़ लिया था। आज हम प्रेमचंद के द्वारा जो कहानी लिखी गई है बड़े भाई साहब, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद ने जो भी कहानी लिखी है बड़े भाई साहब, वो अपने ही परिवार से लेकर लिखी है। अपने ही बड़े भाई साहब को उसमें पात्र बनाया है और स्वयं भी पात्र बने हैं। प्रेमचंद जी का लेखक का कहने का मतलब था कि भाई साहब उनसे लगभग 5 साल ही बड़े थे और केवल 3 ही दर्जे आगे थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों की पढ़ाई एक साथ शुरू हुई थी, यानी लेखक जब अध्ययन करने जाने लगे थे तभी से उनके बड़े भाई साहब भी उनके अध्ययन में लग गए थे। जो लेखक है वह लेखक के जो बड़े भाई साहब है वो तालीम को बहुत महत्व देते थे। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, यानी अध्ययन। जो भी अध्ययन था उसको बहुत महत्व देते थे। वो शिक्षा को बहुत छोटा नहीं समझते थे। उनका मानना था कि भवन की बुनियाद पुख्ता होनी चाहिए। यदि भवन की बुनियाद ही कमजोर होगी तो मकान कैसे पायदार बनेगा, यानी कि मकान कैसे मजबूत होगा। उसकी नींव मजबूत होगी तभी मकान मजबूत होगा। ऐसे उनके बड़े भाई साहब के विचार थे, इसलिए वो शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। लेखक बहुत छोटे थे और जब लेखक की उम्र 9 साल की थी तो उनके बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की हो चुकी थी। लेकिन जो लेखक के बड़े भाई साहब थे वो कभी भी तंबीह और निगरानी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते थे। तंबीह का मतलब होता है डांट डपट, यानी कि वह लेखक को डांट डपट में और पूरे अनुशासन में रखना चाहते थे और पूरे टाइम लेखक के ऊपर अपनी निगरानी रखते थे कि यह पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, यह खेलने किस समय जाता है, या इसका जो आपस का जो इसके जो फ्रेंड सर्किल है वह कैसा है। इस तरह की वो पूरी तरह की लेखक की जो जानकारी है वह पूरी रखा करते थे। लेखक के जो बड़े भाई साहब थे स्वभाव से क्या थे, अध्ययनशील थे। उनका अध्ययन में बहुत मन लगता था या वो अध्ययन को रुचिकर मानते थे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लेखक को समझाने के लिए अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे। क्योंकि उनका मानना था कि मैं जैसा करूंगा वैसा ही मेरा छोटा भाई सीखेगा। इसलिए लेखक अपने पुस्तक को खोलकर दिन भर बैठे रहा करते थे और उसमें अध्ययन करा करते थे। कभी कभी तो समय ऐसा भी आता था कि वे अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी और किताब की जो छोटी छोटी स्पेस, आप लोगों ने देखा होगा पाठ का नाम जहाँ लिखा होगा वहाँ खाली स्पेस आगा, साइड में स्पेस रहेगा, नीचे की तरफ बुक में कहीं भी स्पेस रहता है। तो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वह जहाँ जहाँ स्पेस होता था बुक के अंदर कभी कभी चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, तितली, मतलब बहुत सारे चित्र वो बना लिया करते थे। और कभी कभी तो सुंदर सुंदर शेर भी लिखा करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि वो एक शब्द को, एक वाक्य को और एक वर्ण को, या हम कुछ भी कह सकते 10 से 20 बार भी लगातार रिपीटेशन में लिखे ही जाते थे। तो ये तो वो क्या करते थे, लेखक का मानना था कि हो सकता है कि भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए ये सारी मनोरंजन क्रियाएं अपनी पुस्तक में कर लिया करते थे और पुस्तक को छोड़ना नहीं चाहते थे। और कभी कभी ऐसी शब्द रचना भी करते थे कि जिसका कोई सामंजस्य नहीं होता था, कोई अर्थ नहीं होता था, अर्थात वो निरर्थक शब्द भी अपनी पुस्तक के हाशिए पर लिख लिया करते थे। एक बार लेखक ने उन शब्दों को देखने का उन्हें बड़ा लगा चाह, उन्होंने अपने भाई साहब की पुस्तक उठाई और उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, कई बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे हुए थे जिनका कोई जोड़ तोड़ नहीं था। जैसे कि उनके शब्द थे स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। इस तरह से हमने कई उस शब्द लेखक ने उनके पढ़े और पढ़ते पढ़ते लगभग 1 घंटा होने के बाद उन्हें बहुत आगे जाकर एक आदमी का चेहरा नजर आया। लेखक की जो ये पहेली थी वो सुलझा नहीं पाए और लेखक के अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वे अपने भाई साहब से इन सब बातों का अर्थ पूछ सके। क्यों? क्योंकि यह सब लेखक को यह सब समझना टेढ़ी खीर लग रहा था। या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेखक यदि अपने बड़े भाई साहब से इन सब का अर्थ पूछता है तो ऐसा होता है कि मानो छोटे को बड़ी बात हो गई थी।
लेखक का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वे 1 घंटा भी पढ़ते थे या 1 घंटा भी पुस्तक उन्होंने हाथ में उठा ली होती तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या जैसे उन्होंने पहाड़ उठा रखा हो। उन्हें पुस्तक का इतना वजन लगता था। वह जैसे जैसे मौका जैसे उन्हें मिलता था अपने हॉस्टल से बाहर निकलते थे और कभी कंकरियां उछालते, कभी कागज की तितलियां बना करके उन्हें उड़ाने लगते और कभी वह दरवाजे पर खड़े होकर के दूर से वहां से जो हॉस्टल की जो दीवार थी उसे लाने या कूदने का प्रयास करते थे। कभी उस द्वार पर लटक करके वह मोटर कार की तरह उस पर झूले का आनंद उठाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे मनोरंजक भरे कार्य वे करते थे और अपने जीवन का आनंद उठाते थे। लेकिन जैसे ही वे हॉस्टल की तरफ वापस रवाना होते थे, अपने घर को जाते थे, तो जैसे ही द्वार के अंदर जाते थे सामने उन्हें बड़े भाई साहब का जो रुद्र रूप देखने को मिलता था उससे तो फिर वो इतना डर जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों, उनके प्राण ही सूख गए हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता था, कहाँ थे? तो इतने में ही लेखक का जो उत्तर होता था वो सिवाय मौन के अलावा कुछ भी नहीं होता था। यानी बड़े भाई साहब के सम्मान में जो लेखक थे वो बिल्कुल चुप रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और बड़े भाई साहब के पास भी उन्हें क्रोध और अपना स्नेह रूप दोनों शामिल करके उस समय वे भी उस समय अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं बोला करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजी का एक अक्षर भी तुम्हें नहीं आएगा। इस तरह से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई लेखक को डांट फटकार भी लगाते हैं कभी कभी। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजी का एक हर्फ भी नहीं आएगा। हर्फ का मतलब होता है अक्षर। तुम एक अक्षर भी नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना है कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है जिसे हर कोई हेरा गेरा नथु घेरा पढ़ जाए और विद्वान बन जाए। रात दिन आती है, पोटी पड़ती है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तब जाके विद्या कहीं जाकर आती है। आती क्या है? बोलना तो कुछ बस कहने को हम कह सकते हैं कि हमें आती है, बाकी आती जाती कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान भी अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। फिर तुम ऐसा समय गवा करके खेल कूद में क्या विद्या को प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? इस तरह से तुम्हारी जो ये मैं इस तरह के दिन भर की क्रियाकलाप में जो देख रहा हूँ उसे देखकर मैं नहीं कह सकता कि तुम इस तरह से पढ़ सकते हो। तो मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, तो मुझे देखो मैं रात दिन किताबें पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मैं एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल मुझे लग जाते हैं। तुम सामने देख रहे हो, आंखों से तुम मुझे देख रहे हो, उसके बाद भी तुम सबक नहीं ले रहे हो। तो ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है या ये तुम्हारी आंखों का कसूर है? तुम्हें मुझे देखकर शिक्षा लेनी चाहिए। तुम्हें खेल कूद में इस तरह से वक्त बर्बाद करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, तुम्हें अध्ययन को महत्व देना चाहिए। और यदि तुम नहीं रह सकते हो तो तुम अच्छा है कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ, वहां जाकर के आराम से गुल्ली डंडा खेलना। तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला है। अपने दादा की गाड़ी कमाई को इस तरह से खराब नहीं करो। इस तरह से लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वह लेखक को इतनी डांट फटकार लगाते थे। और जब लेखक इतनी डांट सुन लेते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे भाई साहब ने डांटा है या भाई साहब ने जो लताड़ मारी है उसके जवाब में मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि अपराध तो मैंने किया ही था और अपराध किया था तो इसका मतलब मुझे पनिशमेंट भी सहना पड़ेगा, यानी कि मुझे दंड भी भुगतना पड़ेगा। और मैं भाई साहब का सम्मान करता था तो उनकी लताड़ के जवाब में मैं कुछ भी नहीं बोलता था, बिल्कुल मौन रहता था। लेखक ऐसा अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वे लिख रहे हैं कि बड़े भाई साहब के जो उपदेश थे वो इतने उपदेश कला में बहुत ज्यादा निपुण थे कि उनके उपदेशों के आगे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। वे ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते थे कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और सामने वाले की हिम्मत भी टूट जाती थी। तो इस तरह से जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति अब लेखक कहाँ से प्राप्त करते? यानी कि जो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वो बोलने की कला में बहुत ज्यादा चतुर थे और वो इतना बोलते थे और ऐसा बोलते थे कि सामने वाला कुछ भी नहीं बोल सकता था। ऐसा लेखक प्रेमचंद हमें बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जब लेखक उन्हें कई प्रकार से डांटते थे, धमकाते थे तो लेखक की हिम्मत टूट जाती थी। और जब भाई साहब की लताड़ सुनी तो उन पर निराशा के बादल छा गए और वे निराशा में सोचने लगे कि इससे अच्छा है कि मैं घर ही चला जाऊं, मुझे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा और जो काम मेरे बस का नहीं है उसे करने से कोई फायदा नहीं है, इससे तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं मूर्ख ही बना रहा हूँ। और इतना सारा मेहनत करने से या इतनी मेहनत देख के तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। इस तरह के विचार जो बिल्कुल अलग
नकारात्मक विचार थे वो लेखक के दिमाग में आने लग गए थे, लेकिन जब वो कुछ घंटे 2 घंटे बाद जब उस निराशा के बादलों से हट जाते थे या निराशा के बादल उनसे छट जाते थे, तो घंटे 2 घंटे बाद वो शांत मन से एकाग्रचित्त होकर सोचते थे कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे अध्ययन करना है और खूब मेहनत करनी है और मुझे भी अपने भाई साहब की तरह दिन भर पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब वो सकारात्मक विचारों की ओर प्रवेश करते हैं और उन विचारों में इतना खो जाते हैं कि वह खेल कूद के समय को ही भूल जाते हैं और झटपट पढ़ने के लिए वो एक टाइम टेबल बनाने के लिए लग जाते हैं। उस टाइम टेबल बनाने में वो कोई हाशिया नहीं बनाते हैं और किसी प्रकार की कोई कॉलम नहीं बनाते हैं, बस जल्दी जल्दी उन्हें टाइम टेबल बनाना है और जल्दी जल्दी उन्हें अपना अध्ययन शुरू करना है। बस उनके अंदर से एक उत्साह जागृत हो जाता है और उसी उत्साह के दौरान वे क्या करते हैं, झटपट टाइम टेबल बनाते हैं। अब देखो लेखक क्या टाइम टेबल बनाते हैं कि उन्हें क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर अपने दैनिक जो क्रिया प्रतिक्रियाएं उन सब से उन्हें निपटना है और जब निपटने के बाद जब वो तैयार हो जाते हैं तो 6 से 8 बजे तक उन्हें अंग्रेजी पढ़नी है, 8 से 9 बजे तक उन्हें हिसाब देखना है, 9 से 9:30 बजे तक उन्हें इतिहास पढ़ना है, 3:30 बजे तक लगभग क्या करना है, स्कूल से वापस आकर आधे घंटे के लिए उन्हें क्या करना है, आराम करना है, क्योंकि आराम भी जरूरी। और आधे घंटे का आराम करने के बाद 4 से 5 उन्हें भूगोल पढ़ना है, 5 से 6 उन्हें ग्रामर पढ़नी है और आधे घंटे हॉस्टल के बाहर भी तो टहलना है। यानी कि वो अपना जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल इसी तरह से फिट कर रहे हैं कि हमें खेलना तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए वो समय निकाल रहे हैं। इधर देखो आधे घंटे तक हॉस्टल के सामने टहलना है और उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कंपोजिशन करना है उन्हें, 8 से 9 बजे तक फिर अनुवाद भी करना है। अब जो टाइम बचा है 9 से 10 का, 9 से 10 में उन्हें हिंदी भी पढ़नी है और उसके बाद 10 से 11 तक उन्हें विविध प्रकार के विषयों को देखना है, यानी कि सभी कुछ उन्हें देखना था। अब उसके बाद जो उनके पास जो समय बचा था उसमें उनको लगा कि अब मुझे विश्राम करना है, तो अंतिम 10 से 11 के बाद वे अपना जो समय डाल रहे थे विश्राम का डाल रहे थे। टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात होती है और उस पर अमल करना बहुत अलग बात होती है। यानी कि कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है कि एक तो काम को करना और एक कह देना, मात्र यह पूरा नहीं होता है। जिसकी कथनी और करनी अलग अलग होती है वह कुछ भी काम में सफल नहीं हो सकता है। लेखक भी कुछ ऐसे ही हैं कि वह कहना क्या चाह रहे थे और करना क्या चाह रहे थे और हो क्या रहा था, ये सब लेखक के अंदर भी था, क्योंकि लेखक बहुत ही चुलबुले स्वभाव के थे। उन्हें एक स्थिति में बंद कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने उस समय जोश में उत्साहित होकर टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन वे अमल नहीं कर सके। दूसरे दिन से ही उस टाइम टेबल की अवहेलना होने लगी, यानी कि उस टाइम टेबल का अवहेलना का मतलब होता है तिरस्कार होने लगा। उन्होंने उस टाइम टेबल, उस समय सारणी को बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं उतारा और जो बाहर की शुद्ध हवाएं, हरियाली, पेड़ पौधे की हवा के झोंकों से उनका मन आकर्षित होने लगा। बाहर उनका जो खेल का मैदान था वह बार बार उन्हें बुलाने लगा, वह कबड्डी का मैदान वह उन्हें बुलाने लगा और बाहर की जो उछल कूद है वो फुटबॉल का खेलना, ये सब उनके मन को क्या करने लगे थे, आकर्षित करने लगे थे और लेखक का मन उसी में लगा हुआ था। इसीलिए उन्होंने टाइम टेबल की अवहेलना करना भी शुरू कर दिया और वे किसी भी तरह से दबे पाँव घर से बाहर निकलकर उन्होंने उसी जीवन को मतलब वहां जब जाकर वो खेलने लगे तो उन्होंने सोचा कि वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फाड़ पुस्तकें किसको याद नहीं होती थी और कुछ भी उन्हें याद नहीं रहा। वो खेल में वापस वो सारी जो भाई साहब की लताड़ थी वह सब भूल जाते थे और खेलने में वापस मस्त हो जाते थे। और इसी तरह से वो अपना जो खेल का आनंद वो उठा रहे थे, बढ़िया बहुत आराम से वह आनंद में वहां पर हंसकर बहुत प्रसन्न होकर के उस खेल का लुत्फ उठा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब मैं घर की तरफ जाऊंगा तो वही सामने से भाई साहब की जो मुझे प्राण लेने वाली बात वह सामने आ जाएगी। यानी भाई साहब का उन्हें वह रुद्र रूप बार बार दिखाई भी दे रहा था। जैसे जैसे वह उन्होंने मानक
बनाया कि मैं घर पर भाई साहब के सामने नहीं जाऊंगा या भाई साहब के जैसे ही कमरे में रहेंगे, मैं दबे पाऊँ अपने कमरे में जाऊंगा, लेकिन भाई साहब की नजरें उन्हें बचा नहीं सकती थी। वे उनके भाई साहब की नजरों के साथ जैसे ही सामने आते थे तो लेखक के प्राण सूख जाते थे और हमेशा उनके सर पर नंगी तलवार से लटकी हुई मालूम होती थी। यानी कि भाई साहब का जो क्रोधमय स्वरूप था वह लेखक को डराने वाला था और बार बार उनके सामने वह आ जाता था और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ सा रहता था। और जैसे ही जब लेखक बाहर खेलने जाते थे तो भाई साहब को भी नसीहत और पसीहत देने का मौका मिल जाया करता था। तो इस तरह से जब लेखक को फटकार और घुड़कियां खाकर भी वे खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पा रहे थे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो आधी कहानी हमारी शेष रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।